बजट 2024 निर्मला सीतारमण जी ने आज फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार संसद में पेश किया गया। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। मनोज यादव जी हमारे साथ हैं जो इस विषय में उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन इस बजट में है क्या? सरकार ने जो घोषणा की है, 7 IIT, 7 IIM और रिसर्च के क्षेत्र में, वैगन जो रेलवे वैगन उसमें क्षेत्र में, एयरपोर्ट के क्षेत्र में सरकार ने अपनी बोली कि यह बजट बहुत ही अच्छा है और यह सरकार की घोषणा जो संसद भवन में किया गया। लेकिन जो आम लोग यानी विपक्ष के लोग, आम लोग इस बजट को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और इसी विषय में मनोज यादव जी से बात करते हैं कि जो केंद्रीय बजट आज पेश किया गया, सरकार ने तो इसे बहुत ही पॉजिटिव बताया कि इंडिया बहुत इकोनॉमिक डेवलप कर रही है, इंडिया आज पूरे विश्व का केंद्र बिंदु बन रही है, मैन्युफैक्चरर में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, सब जगह हेल्प हो, मतलब इंडिया विकसित देश अब चंद सेकंड में बनने वाला है। तो क्या बोलना चाहेंगे इस केंद्रीय बजट जो आज पास पेश किया गया? देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इस तरह से है कि अंतरिम बजट में और चुनावी वर्ष में जब अंतरिम बजट होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो सरकार के कामकाज के लिए जो वित्तीय ज़रूरत है, जिससे कि सैलरी और जो उनके रोज़मर्रा के कार्य नहीं रुकें, सिर्फ उसी को इस बजट में पास किया जाता है। जितने भी IIM और ये आपने गिनाए वैगन और बाकी चीज़ की, हमने गिनाया, सरकार ने घोषणा की, हमने बोले, आपने कहा उसको सरकार ने गिनाया है। तो मेरा ये कहना है कि ये सभी जिस तरह से इन्होंने 1000 वादे किए और आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ, उसी तरह की ये बात है। और ये जो घोषणा इन्होंने इस तरह की है ना, ये घोषणा संवैधानिक रूप से आप नहीं कर सकते हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि आपने किस तरह से, किस आधार पर इस तरह की घोषणा की। अंतरिम बजट में इस तरह की घोषणा आप कर नहीं सकते चुनावी वर्ष में, पहली बात। और अगर इस पर इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं लेता है तो उसकी भी मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठता है, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने, इसी सरकार ने पिछले 10 वर्ष में जो GST और बाकी जो संग्रह, कर संग्रह जो है, ये कर संग्रह 303% बढ़ा है। रेवेन्यू 330% 10 वर्षों के अंदर ज़रूर बढ़ा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि 10 वर्षों के अंदर महंगाई कहाँ पहुँची है? इन्होंने जब GST की घोषणा की थी तो रात के 12 बजे पूरा ढोलक बजा बजा कर इन्होंने GST की घोषणा की थी। जबकि आपको याद होगा कि विश्व में व्यापारी वर्ग और पूरा जितने भी देश की जनता है, उन्होंने राजा महाराजाओं का विरोध किया था। जब भी राजा महाराजा टैक्स लगाते थे तो उसका विरोध होता था पूरे विश्व में। और यहाँ तक हुआ है कि इंग्लैंड के जो महाराजा थे उनकी हत्या तक कर दी गई थी टैक्स लगाने के कारण से। ये भी इतिहास में हम लोगों ने देखा है, जजिया टैक्स भी लगा था। लेकिन इस सब के बावजूद जब भी टैक्स देश में, जब लोकतंत्र की जब हम बात करने लगे तो उसमें तय ये हुआ कि देश को चलाने के लिए अगर टैक्स लेना है तो सदन में बैठकर इस पर चर्चा हो कि क्या टैक्स लगना चाहिए और क्या नहीं लगना चाहिए, और उसके बाद जनता के द्वारा तय किया हुआ टैक्स वो लगे और उससे देश का विकास हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि टैक्स लेने का असल मकसद ये होना चाहिए, या ये है कि देश में जो पैसे की असमानता है कि एक वर्ग के पास पैसा जमा नहीं हो जाए, तो आप टैक्स लेके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी प्रॉपर होना चाहिए देश के अंदर। मूल इसका मंत्र इसके पीछे यही है। लेकिन आप रिकॉर्ड आंकड़े खोलकर देख लीजिए कि इस 10 वर्षों के अंदर 330% टैक्स का आंकड़ा जरूर बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन इस देश में 95% पैसा 5% व्यक्तियों के पास आकर सीमित हो गया है। तो इसका मतलब है कि आपके बजट और आपकी मंशा में खोट है जो दिख रहा है। दूसरी बात कि इस देश के अंदर में आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और GST का जो कलेक्शन आपका हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टैक्स में अगर इस देश में कोई कर रहा है तो मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार कर रहे हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार से जो आप टैक्स ले रहे हैं, उसके बदले में सामाजिक सुरक्षा की, अगर शिक्षा और चिकित्सा की भी बात कर लें तो आज 50 से 60% शिक्षा प्राइवेट स्कूलों के हाथ में है, प्राइवेट कॉलेजों के हाथ में है, और 80% चिकित्सा आज आपको प्राइवेट
के पास में चले गया है, 10% आपके उसके जो जांच होती है उसमें चले जाता है, तो 90% चिकित्सा में जो पैसे हैं वो उसमें चले जा रहे हैं। तो एक मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार को आपने पिछले 10 वर्ष के आपके बजट में, आपके कार्यकाल में आपने उनको कोई राहत नहीं दी है। और ये कारण है कि आज आपको 81 करोड़ भारतीयों को 5 किलो अनाज को देकर अपनी पीठ थपथपानी पड़ रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन बजट आपने बनाया है, दूसरी तरफ 81 करोड़ का भी आंकड़ा आप दिखाते हैं कि 81 करोड़ जनता को हम 5 करोड़ अनाज दे रहे हैं। ये शर्म की बात है। मनोज जी बहुत अच्छा बात बोले, तो नेगेटिव फैक्टर है, विपक्ष बोलता ही है, लेकिन जो सरकार ने जो बोला अनाउंसमेंट किया 11,11,000 करोड़ का बजट रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट किया गया है। कल तक जो देश से जो रक्षा के जो औजार थे दूसरे देश से मंगाए जाते थे, वो आज बहुत देश में तेजस आत्मनिर्भर हुआ है, पनडुब्बी अपना बन गया है, बफोर्स तोप अपना बन गया, टाटा बिरला जैसे डिफेंस में घुस गए। तो क्या ये बजट का या अच्छा नहीं है? आप जो भी हथियार बनाएंगे अपने देश के अंदर, या जो भी हथियार आप लाएंगे, मुझे बताइए कि ये हथियार चलाएगा कौन? ये हथियार हमारे देश के सैनिक चलाएंगे। सैनिक की नौकरी तो आपने ख़त्म कर दी। वहाँ तो आप कहते हैं कि ना उसको आप पेंशन दे रहे हैं, ना उसको आप पीएफ दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि 5 साल की नौकरी करके आप चले जाइए, रिटायर हो जाइए। तो आपके हथियार चलाएं। देश में जब लड़ाई की बात आएगी तो किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे उनको? इस सेना को आप मोटिवेट कैसे करेंगे? हथियार चलाने के लिए खड़ा कौन होगा? गोली खाने के लिए वहाँ पर खड़ा कौन होगा? और इस देश का किसान अगर अनाज उपजा रहा है तो वो भी देशभक्ति में लगा है। उसके लिए आपने क्या किया है? और आपने जो कहा कि विपक्ष होने के नाते, मैं विपक्ष नहीं, मैं आंकड़े की बात करता हूँ। आप आंकड़े खोल कर देख लीजिए कि इस देश में आज सैकड़ों बार ये अखबारों में भी आ चुका कि आज देश की 95% धनराशि 5% व्यक्तियों के बीच सीमित हो गई है। तो ये आंकड़ा कहाँ गलत है, ये आप मुझे बताइए। और अगर वो गलत बताते हैं इसको, तो वो प्रूव करें, मैं अपनी गलती मान लूँगा। 40,000 रेलवे कोच, जो पुरानी कोच है उसको चेंज करके नया, ये भी तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ। इसमें भी एसएमई जो छोटे छोटे उद्योग, उनको फ़ायदा मिलेगा। देखिए इसका योगदान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में चाहे कोई भी सरकार आए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका विकास होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि बजट का मूल मंत्र ये होता है कि जो धन सरकार के पास आई, जो टैक्स से आप धन लेते हैं, उसका प्रॉपर आपको डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द पब्लिक होना चाहिए। आज जब जीडीपी की जब बात करते हैं, तो आज इस देश के 80 करोड़ व्यक्ति के पास अगर पॉकेट में पैसा ही नहीं है, तो आप देश की जीडीपी बढ़ा कैसे लेंगे? ये हमेशा से आपके लिए समस्या। आप कितना उत्पादन कर लीजिए और किसी व्यक्ति के पॉकेट में पैसा नहीं है तो खरीदेगा कैसे? तो प्रपोर्शनेट जो रेट में जो पैसे का बंटवारा हो रहा है इस देश के अंदर, चंद जो बड़े व्यापारी हैं जिनको आप फ़ायदा दे रहे हैं बजट से, वो बंद होना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। बजट में उस पर आपके विचार आने चाहिए। जब तक ये नहीं आता है तो इस देश के 100 करोड़ जनता का भला नहीं होते हुए दिखता है। तो बजट को आप अगर 10 में अगर इसको अंक देना चाहेंगे तो कितने अंक देंगे? देखिए, अंतरिम बजट पे कोई अंक देने की बात आती नहीं है, क्योंकि अंतरिम बजट, जैसे मैंने भी कहा कि हर कोई जानता है। जो बजट का जानकार अगर होंगे, आप उनसे जाकर बात करिए तो वो यही कहेंगे कि अंतरिम बजट का मतलब ये होता है चुनावी वर्ष में कि जो खर्च आपको बहुत नेसेसरी है सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, वही खर्च आप खाली कर पाएंगे। तो फिर बजट की बात कहाँ से आ रही है? बजट तो तब होता जब आपकी सरकार पूर्ण बजट पिछले साल जैसे लेकर आई थी, उस तरह से पूर्ण बजट लेकर आती। आप इस बजट में सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि पिछले बजट में जो जो चीज़ आपने घोषणाएं की थी वो कितना पूरा हुआ, वही आप खाली बता दीजिए, तो हमको लगता है बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। चलिए, इंटरिम बजट 2024 का था, लेकिन 24 में चुनाव भी है, तो बजट आम जनता के लिए उतना सख्त नहीं है, लेकिन इसमें और पारदर्शिता होना चाहिए। और बजट में कम से कम चुनाव की जो घोषणा है वह नहीं होना चाहिए, यह कहना मनोज यादव जी का है। आइए कुछ बिजनेसमैन से बात करते हैं, कुछ इंडस्ट्री से बात करते हैं कि यह बजट आपके लिए कैसा है। सेक्रेटरी ट्रेड एंड कॉमर्स, सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस बार का अंतरिम बजट, ऐसे तो सरकार अंतरिम बजट है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं करती है, और इसमें भी ओवरऑल अभी इनकम टैक्स का स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने कहा है कि 25,000 रुपये तक जिनका पुराना बकाया है 2009 से,
या उसका पहले से, तो उसको सरकार माफ़ कर रही है। ये बहुत अच्छा कदम है, जिसका पुराना डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस बार पहले 1 करोड़ महिला को सशक्त करने का प्रोग्राम था, उसको इस बार 3 करोड़ महिलाओं को सशक्त करने का प्रोग्राम रखा है। बहुत फोकस युवाओं पर किया है, महिलाओं पर है, ग्रामीण क्षेत्र में है। और इनकम टैक्स में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, जो बात एकदम सही भी है, कि जो पहले रिफ़ंड 94 दिन में नहीं होता था, 94 दिन तक नहीं आता था, वो रिफ़ंड अभी 10 दिन के अंदर सरकार का पूरा ये है कि 10 दिन में रिफ़ंड हो जाता है। जिसे मैं भी कंफर्म करता हूं कि मैंने भी जितने 15-20 मेरे रिटर्न भरे थे, सब रिटर्न हमने 2 दिन के अंदर में हमको सब रिफ़ंड वापस आया है। और बहुत अच्छी पॉलिसी एक करी है एयरपोर्ट के लिए। जब सरकार का भी टारगेट है कि हम 194 एयरपोर्ट बनाएंगे, ये भी बहुत अच्छी है ये प्रक्रिया है। और इसको सरकार आगे और करेगी तो छोटे छोटे जो शहर है वो कनेक्टिविटी से एयरपोर्ट से मिल जाएंगे। इस तरह से सरकार जो काम कर रही है अच्छा ही कर रही है। गरीब के लिए क्या है? तो एयरपोर्ट तो बड़े आदमी जाते हैं, गरीब आदमी के लिए गरीब आदमी के लिए बहुत सी ट्रेनों का भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तरह से संचालन हो रहा है, जिसमें अभी वंदे भारत भी एक ट्रेन है जिसके करीब 41,000 बोगी इन्होंने अभी नई बनाई है। और जो भी काम हो रहा है, रेल पटरी का भी काफ़ी काम हो रहा है, रोड साइड का भी नितिन गडकरी साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नई योजना क्या लाया है? नई योजना तो काफ़ी उनके धरातल में ला रहे हैं, बहुत सारी है जो इसमें अभी हमें नहीं समझ आई है। कल जब उनका पूरा पेपर्स आएगा तब हम उसको समझ पाएंगे। व्यापारियों के लिए फ़ायदा ही है कि लॉस है? ओवरऑल ठीक है, कोई चेंजेस व्यापारी को क्या है, पहले बजट में आदमी इंतज़ार करते थे कि ये टैक्स में कोई चेंज होगा या इसमें पेट्रोल के दाम कम होंगे, क्या घर गृहिणी सोचती थी कि रसोई गैस का दाम कम होगा, दुकानदार अब भाई दूसरा सोचते थे पेट्रोल के दाम कम होंगे। अब तो आजकल अब बजट में सब रहा नहीं। सरकार अपने जब देखती है कि हमारी स्थिति मजबूत है तो रेट कम कर देती है, यदि देखती है कि हमें घाटा हो रहा है तो रेट बढ़ा देती है। तो सफल मानते हैं विफल? नहीं, सफल अच्छा बजट है, इसको हम बहुत अच्छा बजट मानेंगे। सीतारमण जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया। विजयानंद मुनका, अध्यक्ष सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा अंतरिम बजट 2024 लोकसभा में पेश किया गया। बहुत कुछ इसमें तो ऐसा नहीं है जो कि कोई विशेष प्रभाव जनता पर डाले, परंतु भारत सरकार की जो विकसित भारत 2047 की योजना या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो योजना है, उसको मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का प्रतिबिंब बजट में कहीं ना कहीं नज़र आया है। सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं जो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। 92 यूनिवर्सिटीज़, 7 IIITs, कई एम्स और 517 नए एयर रूट ट्रैवल्स का उड़ान स्कीम के तहत करने की घोषणा की गई है। निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य है। और एक बड़ा जो व्यवसायी वर्ग या जनता को राहत देने वाला है कि जिनका 2009-10 तक डिमांड इनकम टैक्स का 25,000 रुपये तक का था, उसको वेव ऑफ करने की घोषणा की गई है, जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। MSME की ग्रोथ की प्रतिबद्धता सरकार ने दर्शाई है। सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति सरकार और अधिक प्रोत्साहन देने की बात कही है। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सहित अन्य चीज़ों पर सरकार ने फोकस को दोहराया है। अगर इन सब चीज़ों का आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में क्रियान्वयन होता है तो निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। और कुल मिलाकर के बजट अच्छा है, विकासशील है और प्रगतिशील भारत की रूपरेखा को दर्शाता है। मुनका जी, बहुत इंडस्ट्रियल टाउन का है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पूरे झारखंड के इकोनॉमिक को इफेक्ट करता है। यहाँ के लिए कुछ स्पेशल पैकेज या आप लोग कुछ सलाह दिए तो उसमें सरकार ध्यान दी थी? जो 50-55 मिनट का संभाषण केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा हुआ और जो हम लोगों ने सीधा प्रशासन देखा, उसमें ऐसा कहीं पर भी किसी भी राज्य के लिए कोई ऐसा स्पेशल पैकेज या स्पेशल घोषणा नज़र नहीं आया है। चूँकि जो बजट 50-55 मिनट का होता है उसमें मोटी मोटी बातें होती हैं और इसका कई डिटेल्स होता है जो कि शाम तक एक्सप्लोर होगा, तो हो सकता है कि उसमें कुछ दिखे, परंतु चूँकि अनुपूरक बजट था तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ
प्रतीत नहीं हो रहा है। और हम लोग ये आशा करते हैं कि जब पूर्ण बजट चुनाव के बाद जब केंद्र सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी तो उसमें इन बातों का समावेश अवश्य होगा, ऐसा हम लोगों का युवाओं उम्मीद का रोजगार का या महंगाई के बारे में कुछ बात हुआ? है। महंगाई के बारे में कोई नहीं, और रोजगार की जो बात है तो जितनी यूनिवर्सिटीज़, एम्स, IITs, 517 नई उड़ान रूट्स का एयर ट्रैवल की बातें, ये सब अगर क्रियान्वित होगा तो कहीं ना कहीं रोज़गार का सृजन तो होगा ही होगा। मैंने तो पहले ही कहा है कि अगर इन तमाम घोषणाओं का क्रियान्वयन होता है तो इकोनॉमी को और बूस्टअप मिलेगा। डिफेंस और रेलवे में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट हुआ, 41,000 न्यू वैगन का निर्माण होगा। डिफेंस में सरकार बहुत अधिक ध्यान दे रही है, तो क्या इसकी फायदा आपकी इंडस्ट्री की जो है वो फायदा उठा सकती है क्या? जो उद्योग, जो इंडस्ट्रीज इनसे रिलेटेड व्यापार करती हैं वो निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा। और हम लोगों का उद्देश्य किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लाभ लेकर के नहीं होता। हम लोगों का जो उद्देश्य होता है वो पूरे व्यापारी समाज को लाभ के लिए है, रोजगार के सृजन के लिए है, जनता के हित के लिए है। तो कहीं ना कहीं जिस भी मद में आए, चाहे वो डिफेंस के मद में आए, चाहे रेलवे के मद में आए, कहीं ना कोई व्यापारी अगर लाभान्वित होता है तो उसके साथ 10 लोग, 10-20 सर्विसेज एसोसिएटेड होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड होते हैं उनको लाभ मिलता है, जो कर्मचारी होते हैं उनको लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर स्वागत योग्य और विकासोन्मुखी बजट है। ग्रीन एनर्जी में भी सरकार ध्यान दी है, इसमें कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। और आने वाला समय में ग्रीन एनर्जी तो समय की मांग होगी। और इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय बड़ी कंपनियां हैं, सब इसके ऊपर ध्यान दे रही हैं। और ये जनता को जागरूक करने का भी काम कर रहा है, जनता को प्रोत्साहित करने का भी काम कर रहा है, जो कि आने वाले वर्षों में इसका सीधा लाभ सबको देखने को मिलेगा। सफल मानते हैं इस बजट को आप? सफल बजट मानते हैं।